Hello students, welcome back to our YouTube channel JLS Station. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our paper 2 कॉमर्स. So उसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा HRM का जो पार्ट रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो हम उसको ही आज शुरू करते हैं जिसमें आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या होता है एंड देन सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे. सो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक. सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि एचआरएम होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है. तो उसकी एक डेफिनेशन दी थी. किसने दी थी उसकी डेफिनेशन? एडविन फ्लिपो नाम के हमारे एक फेमस ऑथर थे जिन्होंने एचआरएम के बारे में एक करेक्ट बिल्कुल अच्छे से डीप में उन्होंने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी. तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो एचआरएम है इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, की प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइज करना जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं और उनको डायरेक्ट करना, मतलब उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, उनको ऑर्डर देना एंड देन क्या करना, उनको कंट्रोल करना. अब आगे इन्होंने बोला कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्यूरमेंट. अब इसमें हमें ये चेक करेंगे कि कैसे हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर करेंगे, कैसे हम उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज है उनकी डेवलपमेंट करना एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है, तो उसे भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना होगा. एंड देन कंपनसेशन, कि फेयर रेम्यूनरेशन क्या बनती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं. एंड देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब कैसे हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट मतलब जोड़कर रखेंगे ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए. नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटेनेंस, कि उनको मेंटेन करके रखना, उनको जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स है या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है उनको टाइमली उनको वो प्रोवाइड करे जाएं. एंड देन सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि उनको सेपरेट करना, कि एक रिटायरमेंट की प्लानिंग करना उनकी, या फिर कोई भी रीजन की वजह से उन्हें क्या करनी पड़ सकती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ सकता है, तो उसको भी मैनेज कर चलना टू द एंड, कि इस एंड तक कि जो भी हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है या फिर हमारे सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सके. तो ये थी हमारी एचआरएम की डेफिनेशन. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन क्या है एचआरएम के. टू टाइप्स के फंक्शन होते हैं एचआरएम के. एक हमारा होता है मैनेजरियल फंक्शन और एक होता है ऑपरेटिव फंक्शन. मैनेजरियल फंक्शन के नाम से क्लियर है कि हमारे यहाँ पर 5 जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं वही हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मैनेजरियल फंक्शन बन जाते हैं. कि जैसे हम प्लान करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, तो हम प्लानिंग में ये चीजें करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्लियरली डिफाइन करेंगे जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी हमारी मैनेजमेंट काम करती है. एंड देन स्टाफिंग, कि हम प्रॉपर पर्सन को एक प्रॉपर जॉब पर रिक्रूट करें, कि राइट पर्सन टू बी सिलेक्टेड एट राइट जॉब एट राइट टाइम, तो ये होता है स्टाफिंग. एंड देन डायरेक्टिंग, की उनको प्रॉपर मोटिवेशन की स्किल्स प्रोवाइड करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है. एंड देन कंट्रोलिंग. अब ये 5 फंक्शन है जो मैनेजरियल फंक्शन होते हैं एचआरएम के. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिव फंक्शन. अब ऑपरेटिंग फंक्शन में है हमारे जैसे रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे हम, सिलेक्शन कैसे करेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की, उनको कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कैसे उनकी डेवलपमेंट का ध्यान जैसे कंपनसेशन का ध्यान रखा जाएगा. एंड देन इंटीग्रेशन एंड देन मेंटेनेंस और सेपरेशन का उनको किस तरीके से मैनेज करने का काम किया जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये हमारे से सारे के सारे जो भी फंक्शन होते हैं एचआरएम के. अब इसमें मेन बात आती है कि जो हमारा एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है, वो वाइडर टर्म होती है देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि जो हमारा एचआरएम है वो पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, लेकिन ऐसा नहीं है. जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो एचआरएम का एक तरीके का पार्ट होता है. तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, तो उसका ही एक पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है. तो ये प्रोसेस होती है मेकिंग श्योर अ कंपनी हैज द राइट, कि एक कंपनी क्या करे, श्योर करे कि उसके पास राइट नंबर ऑफ पीपल हो with the right skills and at the right time. कि सिंपल सी बात, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज है रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या हमें स्किल्स चाहिएगी और किस टाइम पे हमें वो रिक्वायरमेंट उनकी पड़ने वाली है. तो इन चीजों के बारे में ऑलरेडी हम क्या कर लेते हैं, एडवांस में प्लानिंग कर चलते हैं. तो यही होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग, कि अब हमने डिसाइड करते हैं कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे
तो हम ह्यूमन रिसोर्स डिमांड को एंड ह्यूमन रिसोर्स की जो भी सप्लाई है उसको हम मैनेज कर चलेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनकी कितनी डिमांड रहने वाली है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको फोरकास्ट करने की हमारे पास कुछ टेक्निक्स आती हैं। तो हम इन्हीं टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड को फोरकास्ट या प्रिडिक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारी टेक्निक आती है रेशियो एनालिसिस। अब ये क्वांटिटेटिव होती है कि हम कुछ रेशियोज से रिलेटेड फॉर्मूलाज यूज करते हैं जिसके थ्रू हम निकालेंगे कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम पर इतने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव होता है क्योंकि जो हम यहाँ पर क्या करते हैं रेशियोज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी मैनेजरियल जजमेंट। अब ये क्वालिटेटिव होती है इन नेचर। मैनेजरियल जजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट खुद से अपने थॉट्स ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करती है कि उसे इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड है। तो ये इसमें होगा कि मैनेजमेंट खुद के ओपिनियन को, खुद की जजमेंट को यहाँ पर लेकर चलती है, जो एक तरीके की क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब हम न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ हम डाटा है, कुछ ट्रेंड्स को देख रहे हैं। लेकिन मैनेजरियल जजमेंट की हम खुद के बिहेवियर, हमारी थिंकिंग कैसी है कि हम कैसा देख रहे हैं, कितनी डिमांड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको फोरकास्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस में हम देखेंगे कि पास्ट में हमारे कितने थे एम्प्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे काम कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि हमें करंट में कितनी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो हम ट्रेंड को एनालाइज करेंगे कि हाँ प्रीवियस 2-3 ईयर्स में हमें कितनी एम्प्लॉइज की जरूरत रहती थी इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। तो हम इसमें यही करते हैं जो मेन क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। अब ये रिग्रेशन का टॉपिक आता है, वैसे हम स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं, लेकिन रिग्रेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि हमारे कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो उनके बीच में हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं, ताकि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड है उसको हम फोरकास्ट कर सकें। तो ये था हमारा, ये भी क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी एक डेल्फी टेक्निक होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। तो अब ये क्या होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। क्वालिटेटिव का मतलब है कि हम यहाँ पर सब्जेक्टिविटी का यूज करते हैं, कि हम कुछ थॉट्स का, कुछ ओपिनियन का और कुछ थिंकिंग का हम यूज कर रहे हैं ताकि जो डिमांड है उसको फोरकास्ट किया जा सके। अब ये डेल्फी टेक्निक क्या होती है, अगर मैं आपके कॉमर्स के पेपर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये डेल्फी टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं आपके पेपर में। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये डेल्फी टेक्निक होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, यूज एक्सपर्ट। अब ये एक्सपर्ट जो होते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है कि वो डिफरेंट होते हैं, कि मतलब उनका बिहेवियर है डिफरेंट, उनका बैकग्राउंड होता है, कि मतलब वो सिमिलर नहीं होते हैं जो भी हमारे एक्सपर्ट है, कि वो इस काम में एक्सपर्ट होगा, वो डिफरेंट अदर हमारी जो भी एक्टिविटीज है उनमें एक्सपर्ट होगा। तो अब जो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट होंगे, जो एनोनिमस होंगे, ये क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं इन मल्टीपल राउंड्स, कि जो भी हमारे राउंड्स होंगे, कि हम यहाँ पर राउंड्स कंडक्ट करेंगे और जो हमारे एक्सपर्ट होंगे, जो एनोनिमस होंगे, वो अपना ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। अब उसमें हम फोरकास्ट करेंगे उस ओपिनियन का यूज कर कि जो हमारी एचआर की डिमांड कितनी रहने वाली है, कि हमारे राउंड्स होंगे कि हाँ इस राउंड में डिसाइड करेगा कि इतनी डिमांड रहने वाली है। जब तक, अब इसमें मेन बात ये आती है कि जब तक ये क्या होता है इसमें, कि सारे के सारे जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो कॉन्सेंसस पर एग्री नहीं हो जाएंगे, मतलब रिपीट की जाती रहेगी ये प्रोसेस। तो इस वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सपर्ट का यूज करते हैं और उनके ओपिनियन का यूज कर रहे हैं हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिमांड है उसको फोरकास्ट करने के लिए। तो अब इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है जब तक जो हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट हैं एक स्पेसिफिक इशू पर वो क्या ना कर जाए, कॉन्सेंसस ना लेके आ जाए, मतलब वो एग्री ना कर जाए एक स्पेसिफिक टॉपिक पर। तो यही होती है हमारी डेल्फी टेक्निक। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग, कि हमने डिमांड को तो फोरकास्ट कर लिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे कि सप्लाई को कैसे फोरकास्ट किया जाए जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज की होती है। इसमें हमारी फर्स्ट टेक्निक है कि स्किल इन्वेंट्री। स्किल इन्वेंट्री का सिंपल सा मीनिंग है कि इंटरनल सप्लाई, कि हमारे पास ऑलरेडी कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने हमारे इस टाइम पर प्रेजेंट हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उनकी सप्लाई को क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट चार्ट। अब ये रिप्लेसमेंट चार्ट क्या होता है, कि ऐसा फ्रेमवर्क जो आइडेंटिफाई करता है कि एम्प्लॉइज जो रिप्लेस करेंगे हमारे पास्ट एम्प्लॉइज को, या फिर जो अर्लियर एम्प्लॉइज थे, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉइज थे जो छोड़कर जाने वाले हैं या उन्होंने छोड़ दी है, तो उनकी जगह कौन हमारे एम्प्लॉइज होंगे जो उनको रिप्लेस करेंगे।
तो हम एक रिप्लेसमेंट चार्ट भी ऑलरेडी तैयार कर रखते हैं कि बाय चांस अगर ये एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए तो कौन से एम्प्लॉइज हमारे उनकी जगह ले लेंगे उसी हमारी स्पेसिफिक पोस्ट पर। तो यही था हमारा रिप्लेसमेंट चार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्कोव एनालिसिस। मार्कोव एनालिसिस का मतलब होता है कि हम करंट बिहेवियर को एनालाइज करते हैं ताकि हम फोरकास्ट कर सके फ्यूचर वर्कफोर्स को, कि हम उनकी सप्लाई को देख रहे हैं कि करंट में कितनी है और उसको हम यूज कर फ्यूचर की जो भी सप्लाई रहने वाली है उसको फोरकास्ट करने का काम करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ टेक्निक्स ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई को फोरकास्ट करने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट। हमने एचआरएम के बारे में डिस्कस कर लिया एंड देन हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एचआरएम में, रिक्रूटमेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब फर्स्ट आता है कि रिक्रूटमेंट होती क्या है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है आइडेंटिफाई करने की पोटेंशियल एम्प्लॉइज। अब ये पोटेंशियल एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एम्प्लॉइज का मतलब ये है कि अभी वो हमारे एम्प्लॉइज नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो हमारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कि अभी वो जस्ट एप्लीकेंट है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन हमारे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज बन सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है और क्या करते हैं हम उनको परसुएड करते हैं और एनकरेज करते हैं ताकि वो अप्लाई कर सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंट पोस्ट प्रेजेंट है। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो जो भी हमारी वैकेंट पोस्ट है उनको अप्लाई कर सके। तो यही होती है रिक्रूटमेंट। अब अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें रिक्रूटमेंट की, तो सबसे पहले इसमें मेन बात आती है कि जो रिक्रूटमेंट है वो एक तरीके की पॉजिटिव प्रोसेस होती है। पॉजिटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एफर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, किस चीज के लिए? कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को, पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं जो, उनको अट्रैक्ट किया जा सके ताकि वो क्या करें? वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस है। आगे हम पढ़ेंगे कि सिलेक्शन के बारे में, वो नेगेटिव प्रोसेस होती है क्योंकि हम वहां पर एफर्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी अनक्वालिफाइड है, जो भी सुटेबल नहीं है स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, हम उनको रिजेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये थी हमारी पॉजिटिव प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्सेज होते हैं कि कहाँ से हम पीपल को रिक्रूट करेंगे, किस किस सोर्सेज से हम एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है कुछ हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज का मतलब है कि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको रिक्रूट कर रहे हैं, कि हमारे जो भी एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है हम उनको ही क्या कर रहे हैं? रिक्रूट कर रहे हैं हमारी जो वैकेंट पोस्ट है। तो वही होते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज। अब कितने हमारे सोर्सेज हो सकते हैं इसके? फर्स्ट है इसमें प्रमोशन, कि हमने क्या करा कि स्पेसिफिक कोई पोस्ट खाली हो गई और जो हमारा एम्प्लॉइज था उसने क्या था, वो कॉम्पिटेंट था और सीनियोरिटी बेस भी उसका हमने क्या कर दिया? प्रमोशन कर दिया, कि हमने लोअर पोस्ट से उसको हायर पोस्ट में प्रमोट कर दिया। तो मतलब हमने क्या करा? उसको रिक्रूट कर लिया हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर, कि ट्रांसफर हम क्या कर रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज को ट्रांसफर कर रहे हैं, कि एक डिपार्टमेंट में क्या होगी, कोई पोस्ट खाली होगी, कि कोई भी इमरजेंसी आ गई, कोई पर्सनल रीजन था एम्प्लॉइज का, उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। अब हमने क्या करा, एक डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉइज थे, एक्सेस क्वांटिटी में हमारे एम्प्लॉइज प्रेजेंट थे और वहां पर हमारी लोअर क्वांटिटी हो चुकी थी। तो हमने क्या करा, जहां पर एक्सेस थे हमारे एम्प्लॉइज उसको हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया जहां पर हमारे नीड थी एम्प्लॉइज की, जिस डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉइज रेफरल या फिर रिकमेंडेशन, कि हमारे कुछ एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने रेफर कर दिया कि हाँ ये पर्सन है, मैं इसको जानता हूँ तो अब इसको रिक्रूट कर लीजिए क्योंकि ये इस काम में एक्सपर्ट है। मतलब उनकी रिकमेंडेशन पर आप क्या करते हो? रिक्रूट कर लेते हो। तो ये होते हैं हमारे कुछ इंटरनल सोर्सेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, कि एक्सटर्नल सोर्सेज में हम क्या कर रहे हैं? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने का काम करते हैं। अब उसमें हमारे क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? कि हम एडवर्टाइजमेंट का यूज कर रहे हैं, हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी, हमने टेलीविजन में, रेडियो में क्या कर दिया? ऐड डाल दी कि हाँ हमें इतने एम्प्लॉइज की जरूरत है, ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो हमने एडवर्टाइजमेंट का यूज करा। कुछ जॉब वेबसाइट्स का, कि naukri.com है, कुछ हमारी आजकल वेबसाइट्स आई हुई हैं तो हमने वहां पर क्या कर दिया? ऐड डाल दी कि हमें इतने एम्प्लॉइज की जरूरत है। नेक्स्ट हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करा। एंड देन कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी है कि जिनका काम ही यही है कि वो पीपल को रिक्रूट करने का काम करती हैं, तो हमने उनके साथ कॉन्टेक्ट किए रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ। देन हमने कैंपस रिक्रूटमेंट होती है जो, कि हम क्या कर रहे हैं कैंपस रिक्रूटमेंट में? डायरेक्टली कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज में जाकर क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने का काम करते हैं। हम कॉलेजेस में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं
तो हमने वहां पर जो भी स्टूडेंट्स थे जिनके पास स्पेसिफिक स्किल थी, तो हमने उनको ही वहां से डायरेक्टली क्या कर लिया, रिक्रूट कर लिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आते हैं कुछ हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कि कुछ हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, कि कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं। तो हमने वहां पर कुछ डाटा भेज दिया कि हमें इतने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है इस स्किल्स के साथ, तो वहां पर से भी हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट करने का काम कर सकते हैं। कि हमें क्या कोई पास्ट एम्प्लॉय से जिन्हें क्या करना पड़ा था, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी थी, जिस वजह से हमने क्या करा, उनको वापस रिक्रूट करने का काम कर दिया, क्योंकि उनके पास वो सारी की सारी स्किल्स थी जो हमें रिक्वायर्ड थी टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। तो ये थे हमारे कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो हमने सोर्सेज के बारे में बात करी कि कुछ हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। अब इसकी प्रोसेस में फर्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो आता है रिक्रूटमेंट प्लानिंग, कि हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट करेंगे तो उससे हमें क्या करना चाहिए, पहले रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब कब हम क्या करेंगे और हम वो चीजों को क्यों करेंगे। तो हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर ये रिक्रूटमेंट प्लानिंग देने का काम करेगी। अब रिक्रूटमेंट प्लानिंग के हमारे कुछ अनदर स्टेप्स रहते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करेंगे तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा कि हम क्या करें, पहले तो वैकेंट पोस्ट है उनको आइडेंटिफाई करें, कि हमारी जो भी खाली है जहां पर एम्प्लॉइज प्रेजेंट नहीं है, तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कितनी हमारी वैकेंट हो चुकी है पोस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है जॉब एनालिसिस, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक आएगा हमारे पास जॉब स्पेसिफिकेशन। तो कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनमें पजल रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उनके बीच में आज डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट करते हैं जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि हम एनालाइज कर रहे हैं डिटेल्स को। डिटेल्स कैसे कैसे डिटेल्स, कि जैसे ड्यूटीज क्या है हमारी जॉब को करने के लिए, हमारा जॉब रोल क्या रहेगा, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, या फिर क्या क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए उस स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए, अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब, कि हमें क्या क्या करना है, हमारी ड्यूटीज क्या रहेंगी, हमारा जॉब का रोल क्या रहेगा, हमें क्या क्या स्किल्स या फिर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू डू अ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जॉब। तो हम इस जॉब एनालिसिस में यही मेन काम करते हैं। अब जो ये जॉब एनालिसिस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है, कि अब इसके नाम से क्लियर है जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जो जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है, जिससे हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द जॉब। अब जॉब के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, कि जॉब का टाइटल क्या है, कि हम किस तरीके की जॉब परफॉर्म करेंगे, एंड देन जॉब की लोकेशन, कि हम कहाँ पर जॉब को परफॉर्म करेंगे, एंड देन जॉब की क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या हमारी वर्किंग कंडीशंस रहने वाली है, कितने हमारे वर्किंग आवर्स होंगे, एंड देन क्या क्या हम इक्विपमेंट का यूज करेंगे हमारी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो यही होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जो जॉब को डिस्क्राइब करने का काम करता है। अब जो मेन बात आती है यहाँ पर, कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है हमारा डॉक्यूमेंट, वो लीगली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट को बनाना हमेशा पड़ेगा। तो एक ये लीगली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है। अब हम बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब जॉब स्पेसिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि जो भी पर्सन जॉब को परफॉर्म करेगा उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसमें स्पेशल जो हमारी स्किल्स है या फिर नॉलेज है वो क्या उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सिंपल सा मतलब कि आप क्या करो, रिलेट करो वर्ड्स को, कि जॉब डिस्क्रिप्शन कि जो जॉब को डिस्क्राइब करेगा, और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट, कि एक जो कैंडिडेट है जो उस जॉब को परफॉर्म करेगा उसमें क्या स्पेशलाइज है, क्या उसमें स्किल्स है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन है, और क्या उसमें एक अलग नॉलेज है, कि जिस वजह से हम उसको रिक्रूट करें एक स्पेसिफिक जॉब पर। तो हमें इन वर्ड्स को रिलेट करना है, तभी हम क्या करेंगे, इनको इजीली याद कर पाएंगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि एक कैंडिडेट है उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरह का उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी नॉलेज है, स्किल्स है। और अब मेन बात आती है यहाँ पर कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होता है वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, कि वो लीगली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने जैसे पीछे ही पढ़ा कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट है वो लीगली रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो जॉब स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है कि वो उसको बनाना चाहे तो बनाए, या फिर वो ना भी बनाए तो भी काम चल जाएगा।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो थर्ड रहता है इसमें पार्ट, जॉब इवेल्युएशन। कई स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है या जॉब स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद हमारा आता है जॉब इवेल्युएशन। तो हमने इन तीनों को तो अच्छे से समझ लिया, अब हम समझते हैं कि ये जॉब इवेल्युएशन होता क्या है। अब जॉब इवेल्युएशन मतलब हम जॉब को इवेल्युएट कर रहे हैं। इवेल्युएट करने का मतलब है कि हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं रिलेटिव वैल्यू या वर्थ ऑफ अ जॉब। रिलेटिव वैल्यू या वर्थ ऑफ जॉब का मतलब है कि अगर एक एम्प्लॉय किसी काम को करेगा, किसी जॉब को परफॉर्म करेगा, तो कितनी फेयर रेम्यूनरेशन बनेगी, हम उसको प्रोवाइड करें कि कितना उसका कंपनसेशन बनेगा। तो यही होता है रिलेटिव वैल्यू, कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक एम्प्लॉय को हमें कितनी कंपनसेशन, कितनी उसे रेम्यूनरेशन हमें देनी पड़ेगी। तो यही होता है जॉब इवेल्युएशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से सारे के सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अब ये रिक्रूटमेंट प्लानिंग का ही हमारे पार्ट थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होता है। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम क्या करें, रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। अब हमने प्लानिंग तो कर ली कि हमने वैकेंट पोस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें हमने जॉब एनालिसिस कर लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड देन इवैल्यूएशन के बारे में हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब हम करेंगे रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटेजी को फॉर्मेट। अब रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हम क्या करते हैं, प्लान ऑफ हाउ टू अट्रैक्ट द रिक्वायर्ड पर्सनल, कि हम क्या करते हैं कि कितने रिक्वायर्ड हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। अब हम कैसे प्लान करें कि हम उनको अट्रैक्ट कर सकें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनको अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें वैकेंट पोस्ट के लिए। हम क्या करेंगे, कैंडिडेट्स को सर्च करेंगे कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स रहने वाले हैं जो एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करेंगे, अब हम उनको सर्च करने का काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब जो भी हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे वो अपनी एप्लीकेशन देंगे, वो अप्लाई करेंगे उस जॉब के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे कि हम चेक करेंगे कि कौन से कैंडिडेट हैं जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं और कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं। अब जो भी फुलफिल करेगा पर्सन, जो भी कैंडिडेट उसको फुलफिल करेगा, अब नेक्स्ट हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो अब हम यहाँ पर उसको शॉर्टलिस्ट कर देंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। लास्ट हमारा स्टेप आएगा रिक्रूटमेंट की जो हमारी प्रोसेस थी कि इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अब हम जो भी हमारी प्लान था, जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, अब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे और उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। अब ये थी हमारी कंप्लीट रिक्रूटमेंट। आई होप कि आपको रिक्रूटमेंट का कंप्लीट टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन होता क्या है, तो अब हम इसको ही डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ये प्रोसेस होती है सेलेक्टिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट, कि हम क्या करते हैं, राइट कैंडिडेट को चूज करते हैं राइट पोस्ट के लिए एंड रिजेक्ट करते हैं अनसुटेबल कैंडिडेट्स को, कि जो भी हमारे कैंडिडेट सुटेबल नहीं थे उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और जो कैंडिडेट क्वालिफाइड थे उस काम को करने के लिए हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यही होती है सिलेक्शन प्रोसेस। अब मेन बात आती है कि जो सिलेक्शन है, कि मैंने पहले भी बताया था कि वो नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि हम यहाँ पर एफर्ट्स करते हैं अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को ज्यादा से हम रिजेक्ट कर सकें, तो इसलिए हमारी ये नेगेटिव प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसेस में क्या क्या हमारे स्टेप्स रहते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, या जिसे हम इनिशियल स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब है कि हम एक मेन इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो फिट हैं जॉब के लिए या फिर वो नहीं है, कि उनके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स है या नहीं। तो हम एक तरीके का प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी कैंडिडेट की एक्सपीरियंस क्या है, क्या उसमें स्किल्स है, क्या उसमें नॉलेज है, एक्सेट्रा उनसे आस्क किए जाते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन की प्रोसेस का। अब हमारा सिलेक्शन के प्रोसेस में सेकंड स्टेप आता है कि कुछ हम सिलेक्शन टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में कैसे कि हम अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जिसे हम ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये ट्रेड टेस्ट क्या होता है, चेक द कैंडिडेट एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया, कि अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, पोटेंशियल एम्प्लॉय हुआ, उस स्पेसिफिक एरिया में उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास स्किल्स है, या फिर क्या उसके पास नॉलेज है। तो अब हम उसमें अचीवमेंट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम देखेंगे कैंडिडेट की रीजनिंग पावर कैसी है, उसकी मेमोरी पावर कैसी है, और उसकी वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी, की अगर उसे कम्युनिकेट करना पड़ जाए किसी भी पर्सन के साथ तो उसकी वर्बल कम्युनिकेशन की एबिलिटी कितनी है। तो अब हम इंटेलिजेंस टेस्ट में यही चीजें चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब कि उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी,
फ्यूचर की जो भी उसके पास नए नए टास्क आएंगे उनको वो हैंडल कर सके, कि इसमें कैंडिडेट का पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स या फिर नॉलेज की कितनी उसके अंदर क्षमता है कि वो नई स्किल्स को और नॉलेज को लर्न कर सके। तो यही होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम चेक करते हैं कैंडिडेट का कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या उसका पेशेंस लेवल है, या फिर कैसे वो इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब वो बहुत ज्यादा शाई नेचर का है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता। अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो सोशलाइज होगा, मतलब वो सबसे बात करना पसंद करता है। कि अब हमें ये देखना है पर्सनैलिटी टेस्ट में कि वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है या फिर उसका पेशेंस का लेवल कितना है। नेक्स्ट टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे इंटरेस्ट टेस्ट, कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, वो इंटरेस्टेड भी है उस जॉब को करने के लिए। तो हम इसमें यही चेक करते हैं कि वो कहीं किसी मजबूरी की वजह से वो काम को कर तो नहीं रहा, तो हमें यही चेक यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड जो, इसमें अब हम इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। अब हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप की हमने क्या कर दिया कि जो भी हमारा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू था उसको हमने कंडक्ट करा। अब जो भी पर्सन उस इंटरव्यू में क्रैक कर देंगे, उस इंटरव्यू को पार करेंगे, वो पहुंच जाएंगे हमारे सिलेक्शन टेस्ट में। अब सिलेक्शन टेस्ट होंगे हमारे कुछ, अब जो सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर करेंगे वो हमारे थर्ड स्टेप में पहुंच जाएंगे, जो आ जाएगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द एप्लीकेंट, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो भी कन्वर्सेशन होगी फेस टू फेस होगी इंटरव्यूअर के बीच में, और हमारा जो भी क्या होगा पार्टिसिपेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा कि अब जो वहां से सिलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू में, अब हम चेक करेंगे उनकी रेफरेंसेस या फिर बैकग्राउंड चेकिंग, कि अब हम उनके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे अब जाकर उनके बारे में पूछताछ करेंगे कि हमारा जो भी कैंडिडेट है उसका नेचर किस तरीके का है, उसका बिहेवियर किस तरीके का है। तो अब हमारा फोर्थ स्टेप यही रहने वाला है। नेक्स्ट आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो भी पार्टिसिपेंट रेफरेंसेस को जो भी हमारा पार्ट रहेगा उसको क्लियर करेगा, वो पहुंच जाएगा हमारी मेडिकल एग्जामिनेशन के जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब हम यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन में ये चेक करेंगे कि जो भी हमारा पोटेंशियल एम्प्लॉय है वो फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा फाइनल डिसीजन। अब हम यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को हमें रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा आएगा कि अब जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि अब हमने फाइनल डिसीजन ले लिया कि हाँ इस एम्प्लॉय को हम रिक्रूट करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो अब उसको जॉब को ऑफर किया जाएगा और उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आएगा अब उसको प्लेस कर दिया जाएगा उसकी जॉब पर, तो ये होता है हमारा प्लेसमेंट। तो ये थी कंप्लीट हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं जहां से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं फर्स्ट कि जॉब रोटेशन क्या होता है। कि जॉब रोटेशन में हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं एक एम्प्लॉय की फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, कि हम उनको रोटेट कर रहे हैं कि अब वो इस जॉब पे काम करेगा, देन वो नेक्स्ट जॉब पे काम करेगा। अब यही होता है हमारा जॉब रोटेशन। अब मेन बात ये आती है कि हम जॉब रोटेशन करते क्यों हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसकी बोर्डम को रिड्यूस कर सके और उसका जो भी मोरल है, उसका मोटिवेशन है, उसको हम हाई कर सके, उसको बूस्ट करने का काम कर सके, तभी हम उनको एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करवाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स, कि अब एक एम्प्लॉय है एक जॉब पे काम करेगा, देन हम उसको रोटेट करेंगे नेक्स्ट जॉब पे, तो उसकी जो नॉलेज है और उसकी स्किल्स है वो भी इंक्रीज होती इसमें जाएंगी। तो ये था जॉब रोटेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है जॉब एनलार्जमेंट। अब ये जॉब एनलार्जमेंट की हमने जॉब को एनलार्ज कर दिया। एनलार्ज का मतलब हमने हॉरिजॉन्टल जॉब को एक्सपेंड कर दिया, कि हमने क्या रखा, लेवल को सेम रखा जो भी एक एम्प्लॉय काम करेगा। अब इसमें मेन बात आएगी कि हमने टास्क को ऐड कर दिया हमारी जो जॉब थी एक एम्प्लॉय की, जो सिमिलर नेचर के थे टू एन एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग रोल। कि यहाँ पर मेन बात ये है कि जो भी एम्प्लॉय होगा उसका रोल उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। हमने जस्ट क्या करा, कुछ टास्क को ऐड कर दिया जो उसके एग्जिस्टिंग रोल के सिमिलर नेचर से रहते थे वो। तो अब इसमें हमारा यही था मेन। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जॉब की जो भी ड्यूटीज होंगी उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट की इसमें हमने जस्ट जो भी स्कोप था जॉब का उसको ही एक्सपेंड करा है, कि हमने जॉब को एनलार्ज कर दिया। एनलार्ज का मतलब हमने जॉब की जो भी ड्यूटीज थी उनको हमने इंक्रीज नहीं किया, बस हमने कुछ टास्क को ऐड कर दिया जो सिमिलर नेचर के थे एम्प्लॉइज के एग्जिस्टिंग रोल से रिलेटेड। ये था हमारा जॉब एनलार्जमेंट का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब एडवांसमेंट, या फिर इसे
कैरियर एडवांसमेंट भी बोला जाता है कि आपको अब इन वर्ड्स को रिलेट कर चलना है कि जॉब रोटेशन क्या है, जॉब एनलार्जमेंट क्या है, एंड देन हमारा जॉब एडवांसमेंट। अब जॉब एडवांसमेंट का मतलब कि हमने एम्प्लॉय को एडवांस कर दिया। एडवांस का मतलब हमने प्रोग्रेस या फिर मूव कर दिया एक एम्प्लॉय को नेक्स्ट लेवल पर उसके करियर में। कि हमने जो अगर एम्प्लॉय था वो पहले किसी लोअर पोस्ट पे काम कर रहा था तो हमने उसको प्रमोट कर दिया हायर पोस्ट पे, हमने उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया ताकि जो भी उनका करियर है उसको प्रोग्रेस किया जा सके। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने कुछ उनको न्यू डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया या फिर उनको हायर पोजीशन अलॉट कर दी, उनको प्रमोशन कर दिया, उनको हायर सैलरी कर दी, या फिर हमने उनको क्या किया, न्यू स्किल्स को सिखाना शुरू कर दिया ताकि अब उनकी जॉब जो सेटिस्फेक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो यही होती है जॉब एडवांसमेंट या फिर कैरियर एडवांसमेंट। नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जॉब एनरिचमेंट से एम्प्लॉय बिकम रिच, कि एम्प्लॉय की रिच होगा कब, रिच होगा जब उसकी सैलरी बढ़ेगी। अब इसमें हम जॉब को इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि जॉब जो हमारी है मोर इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग बन जाए एक एम्प्लॉय के लिए। अब इसमें क्या होगा कि अब हमारी जो जॉब है इंटरेस्टिंग होगी, चैलेंजिंग होगी, तो हमें उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ न्यू नॉलेज या कुछ न्यू स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होगी। अब एम्प्लॉइज को उन स्किल्स को, नॉलेज को लर्न करना होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सपेंशन करते हैं ड्यूटीज का। हमारी जो जॉब एनरिचमेंट है, हमने वर्टिकली हमारी जो जॉब है उसको एक्सपेंड करा है कि हम यहाँ पर उसके टास्क को इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी को बढ़ा रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसमें मेन आता है कि हमने एम्प्लॉय को मोर ऑटोनॉमी, कि हमने उसको थोड़ी और ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड की है। हमने उनकी क्या की, डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज कर दिया, उनको मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, मोर एम्पावर्ड फील करेगा कि अब हमने जो भी उसके टास्क थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अथॉरिटी थी, हमने उनको इंक्रीज कर दिया, उनको प्रमोट कर दिया हायर लेवल पे। तो यही होता है हमारा जॉब एनरिचमेंट। कि आपको ये समझ आ गई होगी जो हमारी 4 टर्मिनोलॉजी थी। सो थैंक यू गाइस कि आज का जो हमारा टॉपिक था, जैसा कि हमने डिस्कस करा कि एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, देन हमें उसमें आगे डिस्कस करा कि रिक्रूटमेंट क्या है, एंड देन सिलेक्शन के बारे में। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है हमारी क्लासेस से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। So please like, share and subscribe our channel. Thank you.